हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक नया वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास, और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीटीएस स्टाफ नर्स का फॉर्म फिलअप किए हैं और एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे बहुत सारे स्टाफ नर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं अदर स्टेट में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन इसमें कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ थोड़ा हार्ड रहेगा, कुछ ईजी रहेगा, कुछ मतलब बहुत हार्ड रहेगा। इस तरीके का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक साइकोलॉजी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आधुनिक साइकोलॉजी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए जल्दी से कि इसमें क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर होगा, देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक क्या बोल रहा है, यह माइंड का विज्ञान है, यह आत्मा का विज्ञान है, यह चेतना मतलब कॉन्शियस का विज्ञान है, या फिर यह व्यवहार का विज्ञान है। तो हमारा जो आधुनिक मतलब मॉडर्न जो साइकोलॉजी है वह क्या है, एक व्यवहार का विज्ञान है। यह क्या है, एक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानसिक आरोग्यता मेंटल हाइजीन संबंधित है। मेंटल हाइजीन किससे संबंधित है, तो स्वास्थ्य के लेवल को पता करने के लिए, या फिर स्वास्थ्य के मेंटेन करने एवं रिस्टोर करने के लिए, या फिर जीवन की गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर व्यक्तिगत व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने के लिए। तो क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो हमारा जो मेंटल हाइजीन है वो क्या करता है, स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इसका हमारा बी आंसर सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम मतलब इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, यह एक काफ़ी क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट है, तो इसलिए हम लोग बस थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती महिला 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर अस्पताल में आती है, जिसको योनि से मतलब ब्लीडिंग पर वजाइना हो रहा है। ठीक है, तो बीपी उसका 80/60 mmHg है। तो मैनेजमेंट के लिए सर्वप्रथम स्टेप क्या होगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पूछना है क्योंकि ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है कि आप हॉस्पिटल में काम किए हैं, क्या नहीं काम किए हैं, तो आप किस हद तक आप काम को कर सकते हैं, संभाल सकते हैं स्थिति को। इसीलिए इस तरीके का क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ही जाएगा। और क्योंकि ये क्या है, मिडवाइफरी का क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो बताइए अगर कोई महिला आती है जिसको पर वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है और इसका बीपी भी क्या है, बीपी है उसका 80/60, तो आप क्या मैनेजमेंट करेंगे। उसका पहला मैनेजमेंट, फर्स्ट मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, या फिर उसको आप एग्जामिनेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा देंगे, या फिर LACS करवा देंगे, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाएंगे। बताइए। तो क्योंकि उसको ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करेंगे, हमको सबसे पहले उसको क्या कराना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसका सही आंसर होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना होगा, ताकि उसको ब्लड कंप्लीट लॉस ना हो और वो शॉक में नहीं चली जाए। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे। अब देखिए ऑब्जर्वेशन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या होगा कि पेशेंट को और भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। एग्जामिनेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी नहीं करेंगे। LACS तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि LACS में हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि 1000 ml ब्लड जो होता है वो लॉस होता है। तो अगर हम LACS यहाँ करवाते हैं तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, और ये इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, इसलिए ध्यान से देखिए और ध्यान से एक बार अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन यूज के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कौन सा ऑक्सीटोसिन का यूज करने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, या फिर फीटल डिस्ट्रेस, या फिर कार्डियक डिजीज़। तो किसका यूज करेंगे, ये ऑक्सीटोसिन जो है उसका यूज करने का कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सा नहीं है, जिस पे हम यूज कर सकते हैं। वर्टेक प्रेजेंटेशन में हम लोग ये ऑक्सीटोसिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वगैरह में अगर करेंगे तो फीटल डेथ हो सकता है। फीटल डिस्ट्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कार्डियक डिजीज़ वगैरह है तो ये सब में क्या करना है, नहीं करना है। तो किस में करना है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में करना है। ठीक है, तो ये हमारा था इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें अब क्या बोल रहा है, लेबर के दौरान यूटेराइन कंट्रैक्शन अधिक समय के लिए हो तो इसे कहा जाता है। अगर बहुत लंबे समय तक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में,
हाइपरटोनिया या फिर यूट्राइन इनर्सिया या फिर पॉलीसिस्टॉल या फिर ओलिगोसिस्टॉल, इसको क्या बोलेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर लेबर के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्टॉल बोलते हैं। पॉलीसिस्टॉल मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसका जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेबर के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। लेबर के दौरान किसमें यूटेराइन, सेम क्वेश्चन है, देखिए ये भी फ्रीक्वेंसी में भी वही होगा और समय बोल रहा है। ड्यूरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाएगी तो क्या बोलेगा? होगा इसका आंसर पॉलीसिस्टॉल होगा। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले फीटल साउंड का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले फीटल साउंड का पता कब लगाया जाता है? और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अदर स्टेट में पूछ चुका है और ये बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टेट में पूछा है। तो आप इसको एकदम बाई हार्ट कर लीजिए कि एकदम आप कभी भूले ही नहीं, गलती से भी नहीं। तो 5 to 6 मंथ में क्या होता है? स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फीटल का जो हार्ट होता है वो साउंड करना स्टार्ट कर देता है। पर यहाँ पे देखिए क्या है, ये नहीं दिया हुआ है, 5-6 नहीं दिया हुआ है, तो इसके अप्रॉक्स जाएंगे कि कितना हो सकता है? 5 से स्टार्ट हो जाता है तो 6 के बाद 7-8 ये सब तो जा सकते हैं ना, तो इसमें क्या होगा? 8 से 10 होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 5-6 नहीं दे रखा है तो 8 से 10 सप्ताह के बीच होगा। ठीक है, उसके बाद 106 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान एनाल्जेसिक दवाओं का कार्य है। गर्भावस्था के दौरान अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको एनाल्जेसिक दवाओं का क्या काम करेगा? ठीक है, बताइए। तो एनाल्जेसिक दवा तो हम लोग जैसे जानते हैं कि एनाल्जेसिक दवा क्या करता है। एनाल्जेसिक दवा क्या करता है? हमारे दर्द को, पेन को कम करने के लिए, पेन रिलीफ करने के लिए होता है, पेन रिलीफ। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दर्द निवारक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान एंटीएमेटिक, देखिए एंटीएमेटिक दवाओं का क्या कार्य है? एंटीएमेटिक किसको बोलते हैं? एंटीएमेटिक के बारे में जानते हैं आप लोग? तो एंटीएमेटिक क्या होगा? एंटीएमेटिक का मतलब हुआ वोमिटिंग को कम करने के लिए। ठीक है, वोमिटिंग वगैरह को कम करने के लिए। तो क्या होगा? उल्टी को रोकने के लिए एंटीएमेटिक दवा का करते हैं। ये सब तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है पर ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ड्रग्स से पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भवती महिलाओं को में फंडल हाइट पता करने के लिए उसे कौन सी पोजीशन प्रदान की जाती है? देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे मिडवाइफरी का। ठीक है, तो ये भी ध्यान देख लीजिए एक बार। तो गर्भवती महिलाओं को फंडल हाइट पता करने के लिए कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? तो हम लोग जैसे आते हैं हॉस्पिटल में एंटीनेटल के लिए विजिट करती हैं तो हम क्या करते हैं? उनको सुपाइन पोजीशन देते हैं और उनका फिर क्या करते हैं? फंडल हाइट पता करते हैं उनका, या फिर और भी फंडल ग्रिप वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सुपाइन पोजीशन होगा। ये भी पोजीशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निषेचन के बाद 2 सेल स्टेज या ब्लास्टोमेयर पहुंचती है। ये क्या बोल रहा है कि निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? हमारा जो सेल होता है मार्वेलस जो होता है वो क्या होता है? कहाँ पहुंचता है? मार्वेलस जो होता है वो कहाँ पहुंचता है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लास्टोमेयर कहाँ पहुंचता है? तो यह पहुंचता है, कब पहुंचता है? तो इसका बताइए क्या होगा? 30 घंटे के बाद क्या होता है? सेकेंड सेल स्ट्रक्चर बन जाता है। जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो क्या होता है? 30 घंटे के बाद हमारा ये सेकेंड सेल स्टेज में चला जाता है, ब्लास्टोमेयर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, निषेचन के बाद 16 सेल्स स्टेज पहुंचती है। 16 सेल अगर जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद क्या हुआ कि 16 सेल्स बने। सीखे 16 सेल्स का कब बनते हैं? तो कब तक बनते हैं, कितने दिनों में बनते हैं? तो हो जाएगा हमारा 4 डेज। और ये काफ़ी ज़्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। ठीक है, ये प्रीवियस पेपर में पूछ चुका है तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दे के रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी के ब्रेकडाउन का पर कौन सा उत्पाद बनता है? आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो जब आरबीसी का जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्या होता है? बिलिरुबिन बनता है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस, मतलब जॉन्डिस के लक्षण जिसमें हम लोग के दिखाई देने लगते हैं। और क्या होता है? बिलिरुबिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, 0.3 से ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये था। उसके बाद फिर हो जाएगा हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए फोटोथेरेपी का यूज़ किया जाता है? तो फोटोथेरेपी का यूज़ किस में किया जाता है? जॉन्डिस में किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और फोटोथेरेपी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
एक समझिए टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में फ़ोटोथेरेपी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका वेव के बारे में, उसका लाइट के बारे में, या फिर उसका वो कितना मतलब कितनी दूरी पे रखा जाना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए बेबी के जो ये फ़ोटोथेरेपी दी जाती है उसमें डिस्टेंस कितनी होनी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये इस टॉपिक को एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम देने से पहले, जाने से पहले। उसका डायरिया की रोकथाम का क्या उपाय है, डायरिया का रोकथाम का क्या उपाय है? तो व्यक्तिगत, पर्सनल, या फिर इन्वायरमेंटल हाइजीन, या फिर गंदे ये खाने की गंदगी से बचाना, बच्चे को बॉटल से दूध नहीं पिलाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो डायरिया का कौन सा कारण हो सकता है? तो डायरिया का इसमें सभी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, और देखिए हमारे इस वीडियो में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। हर रोज़ आपको 30+ क्वेश्चंस मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे इस चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का IQ लेवल 45, इसमें से किस प्रकार का मेंटल रिटार्डेशन मौजूद है? देखिए IQ लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आइए पहले हम IQ लेवल का क्या देखते हैं, फार्मूला देख लेते हैं। IQ लेवल का फार्मूला क्या होता है हमारा? IQ लेवल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? मेंटल, इसमें क्या होता है? मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। रुकिए एक सेकेंड, फिर से लिख दे रहा है। मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो ये होता है हमारा IQ लेवल का फॉर्मूला, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, BBI है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा आप लोग, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो बच्चों का IQ लेवल जो होता है 45, उसमें से किस प्रकार का मेंटल रिटार्डेशन मौजूद है? तो अगर बच्चे का IQ लेवल 45 है तो कौन सा है? तो आइए पहले बता देते हैं आप लोग को कि अगर माइल्ड प्रकार का है, माइल्ड है, अगर मेंटल रिटार्डेशन पहले 4 टाइप का होता है, टाइप होता है उसका, जिसमें माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, और एक प्रोफाउंड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए चार्ट दे रखा है आपका, ये टाइप्स। ठीक है, तो माइल्ड में कितना होता है? माइल्ड में होता है हमारा अगर 50 से 70 अगर किसी बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइल्ड बोलेंगे। ठीक है, अब मॉडरेट किसको बोलेंगे? मॉडरेट बोलेंगे हम लोग जिसका 35 से 50 है, जिसका 35 से 50 है हमारा IQ लेवल, उसको हम लोग मॉडरेट बोलेंगे। सीवियर किसको बोलेंगे? तो सीवियर में हम लोग क्या बोलते हैं? 20 से 35 अगर किसी बच्चे का क्या है, अगर 20 से 35 अगर किसी बच्चे का अगर ये है IQ लेवल, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीवियर बोलते हैं। ठीक है, प्रोफाउंड में अगर 20 से भी कम है, ठीक है, 20 से भी अगर क्या है, 20 से भी अगर कम है बच्चे का IQ लेवल, तो उसको हम लोग प्रोफाउंड बोलते हैं। तो ये था हमारा कुछ डिटेल्स। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं। तो 45 अगर है तो क्या होगा? 45 है तो हमारा मॉडरेट होगा, क्योंकि मॉडरेट में ही आता है हमारा कितना? 35 से 50 तक। ठीक है, तो ये हमारा मॉडरेट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में IQ लेवल कितना होता है? तो सीवियर अगर किसी को मेंटल रिटार्डेशन, तो IQ लेवल कितना होगा? अभी बताए हैं कि 20 से 34 या 35 तक होता है। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 साल के बच्चे की हृदय की धड़कन कितनी होती है? 1 साल का बच्चा है तो उसका हार्ट रेट कितना होगा? तो कितना होगा? 60 से 80 होगा, या फिर 80 से 100 होगा, या फिर 100 से 120 होगा, या फिर 120 से 140 होगा? कितना होगा? तो इसका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये होगा 120 से 140 होता है। ठीक है, 1 साल के बच्चे का। जब हमारा पूछेगा कि फीटस का कितना होता है हार्ट साउंड, तो कितना हार्ट रेट, तो 140 से 160 होता है। ठीक है, 140 से 160 है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार और याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑप्थल्मिया न्यूनेट्रम किसका इन्फेक्शन है? किसका इन्फेक्शन? ऑप्थल्मिया न्यूनेट्रम क्या है? आँख से रिलेटेड इन्फेक्शन है। ठीक है, आँख से रिलेटेड इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्म मेगाकोलोन से क्या
पर्याप्त है, तात्पर्य है। टर्म मेगा कोलोन से क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या आंसर होगा? इनलार्ज कोलोन। कोलोन जब बढ़ जाता है, ठीक है, कोलोन का जब साइज जो होता है वो बढ़ जाता है किसी कारणवश से, जैसे कि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इस सब की वजह से, तो क्या होता है, उसको हम लोग मेगा कोलोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया के लिए मुख्यतः कौन सा रोगाणु जिम्मेदार है? डायरिया के लिए कौन सा? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो इसका सही आंसर होगा इकोलाई। इकोलाई जो होता है वो डायरिया के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, जिम्मेदार होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सबसे कॉमन एकाइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर कौन सा है? कौन सा जो है कॉमन एकाइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर है, ठीक है, तो बताइए। तो इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट जो होता है वो काफ़ी, ये कॉमन एसाइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होता है। और हार्ट डिजीज भी सभी हार्ट डिजीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा उसको भी। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डेथ रेट, एक मिनट, डेथ रेट की गणना कितनी जनसंख्या पर की जाती है? डेथ रेट की जो गणना है, जनगणना कितनी जनसंख्या पर की जाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है,